हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल है आप सबके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान के दुर्गों को लेकर के रहेगी। अगर हम राजस्थान दुर्गों की बात करें तो अब तक 5 क्लासों का अध्ययन कर चुके हैं, जिनमें हम राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण दुर्गों का अध्ययन किया। अब हम अगली क्लासों में अन्य जो हमारे राजस्थान के दुर्ग हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान का दुर्ग एक बड़ा टॉपिक है, इसमें हमारी 4-5 क्लासें हो चुकी हैं और क्लासें भी अभी इसमें 3-4 क्लासें होंगी। तो उस तरीके से हमको इस दुर्ग को पूरे तरीके से इसको कंप्लीट करना है। आप अगर मेरी क्लास पर नए हैं तो क्लास देखिए, समझिए और पढ़ करके नोट्स बनाइए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जिस दुर्ग का अध्ययन हम आज की क्लास में करेंगे वो दुर्ग है जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग। अच्छा, जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ? तो बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग है कहाँ? बीकानेर में है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो राता घाटी पहाड़ी पर है। राता घाटी पहाड़ी पर है, यानी कि ये घाटी पड़ती है पहाड़ी के पास में, वहां पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? राता घाटी पहाड़ी पर है। क्या नाम है? जूनागढ़ दुर्ग है। और कहाँ स्थित है? बीकानेर है। फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे यानी कि ऐसे रखिए और फिर उसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए साथ साथ प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक शब्द को जो मैं आपको दुर्गों में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 1485 ईस्वी में, 85 ईस्वी में राव बीका ने इसकी नींव रखी थी। किसने नींव रखी थी? राव बीका ने नींव रखी। कौन से दुर्ग की नींव रखी साहब? जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में है। किसने नींव रखी? राव बीका ने। कब रखी? 1485 ईस्वी में। अच्छा, बताया जाता है कि जो नींव रखी गई है वो करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई है। किसके आशीर्वाद से रखी गई है? करणी माता के आशीर्वाद से इस नींव को रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? तो राव बीका के द्वारा इस नींव को रखा गया है। अच्छा, बात करते हैं इसका पूरा निर्माण किसने करवाया। तो इस दुर्ग का जो पूरा निर्माण है वो 1589 ईस्वी में करवाया है। और किसके द्वारा करवाया गया है? तो राय सिंह के द्वारा। राय सिंह के द्वारा पूर्ण निर्माण। तो जो पूरा निर्माण है इस दुर्ग का वो किसके द्वारा करवाया गया है? राय सिंह के द्वारा करवाया गया है। कब करवाया गया है? 1589 ईस्वी में। जबकि नींव रखने वाला कौन था? राव बीका 1485 ईस्वी में। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से। चलिए, बात हो गई इस दुर्ग का किसने निर्माण करवाया है। बात करते हैं इस दुर्ग के उपनामों की। इसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले यह एक धानवन दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। ये पहाड़ी जो पड़ती है वो राता घाटी पहाड़ी जरूर है, लेकिन इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा मरुस्थलीय है और एक मरुस्थल की एक छोटी सी चोटी है राता घाटी जो पहाड़ी है। लेकिन इसके आसपास चारों तरफ मरुस्थल होने के कारण इसको जो संज्ञा दी गई है, जो नाम दिया गया है वो धानवन दुर्ग का दिया गया है, यानी कि एक धानवन दुर्ग है। यानी कि मरुस्थल में जो दुर्ग, मैंने आपको दुर्गों के प्रकार पहली क्लास में बताए थे, तब बताया था कि धानवन दुर्ग किसको कहा जाता है। तो उन दुर्गों को कहा जाता है जिनके चारों ओर मरुस्थल हो, रेती रेत हो, या रेत पर जो किले बनाए जाते हैं उसको धानवन दुर्ग कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ बनाया गया है, तो राता घाटी पहाड़ी या राता घाटी में बनाया गया है। ठीक है ना। अब राता घाटी पहाड़ी में बनाए जाने के कारण ही इस दुर्ग को राता घाटी किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राता घाटी किला भी कहते हैं। ठीक है ना भाई। इसी दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। इसी दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है, राता घाटी किला भी कहा जाता है, धानवन दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं कैसे बना था ये दुर्ग। तो इस दुर्गों में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। इस दुर्गों में नहीं, इस दुर्ग में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना भाई। कौन से पत्थर का प्रयोग किया गया है? लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। पहली बार लिफ्ट का प्रयोग किया गया है। कौन से दुर्ग में किया गया है? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है? बीकानेर में है। ठीक है ना। इसका जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। इस दुर्ग का जो आकार है वो कैसा आकार का है? एक एक क्वेश्चन, एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास में।
एक एक चीज को आप लिखते चलिए साथ साथ, जिससे आपके नोट्स कंप्लीट होते चले। तो इसका आकार कैसा है, चतुष्कोणीय आकार है, ठीक है ना। और ये जब बनाया गया था तो ये एक प्रसिद्ध शस्त्रागार था। क्या था ये, प्रसिद्ध शस्त्रागार के रूप में बनाया गया था, जहां आज भी प्रसिद्ध शस्त्रागार के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर एक म्यूजियम चल रहा है प्रसिद्ध शस्त्रागार का। तो कौन सा दुर्ग रहा, जूनागढ़ दुर्ग। कहाँ है, बीकानेर में है। क्या कहा जाता है इसको, दानमल दुर्ग कहते हैं, राता घाटी किला कहते हैं, जमीन का जेवर कहते हैं। लाल पत्थर का प्रयोग इसमें किया गया था, पहली बार लिफ्ट का प्रयोग इसमें किया गया था, और इसका आकार कैसा है, चतुष्कोणीय आकार है। चलिए बात करते हैं इसके दरवाजों की। एक एक चीज को समझिए, आप लिखते चलिए साथ साथ, नोट्स बनाइए, ठीक है ना। तो दरवाजों की बात करते हैं। इसमें दरवाजे कौन कौन से हैं, इसमें दो दरवाजे प्रमुख हैं। एक है पूर्वी दिशा का दरवाजा, और दूसरा जो दरवाजा है वो है पश्चिमी दिशा का दरवाजा। यानी कि दो दरवाजे जूनागढ़ दुर्ग में प्रमुख हैं, एक है पूर्वी दरवाजा, एक है पश्चिमी दरवाजा। पूर्वी दरवाजे को कर्णपोल कहते हैं, पूर्वी दरवाजे को कर्णपोल कहते हैं, और पश्चिमी दरवाजे को चांदपोल कहते हैं। तो दो प्रमुख दरवाजे हैं, कौन कौन से हैं, पूर्वी और पश्चिमी। एक को क्या कहा जाता है, कर्णपोल कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है चांदपोल कहा जाता है। देखिए इसमें 5 प्रमुख आंतरिक दरवाजे हैं, 5 आंतरिक दरवाजे हैं, 5 आंतरिक दरवाजे हैं। यानी कि ये दो दरवाजों के बाद मुख्य आंतरिक 5 दरवाजे हैं, जिनमें अगर प्रमुख नाम बताएं पांचों का, तो दौलतपोल है, फतेहपोल है। देखिए मैं लिख देता हूं पांचों को, दौलतपोल है, फतेहपोल है, ठीक है, रतनपोल है, ध्रुवपोल है, और एक जो प्रमुख है उसका नाम है सूरजपोल। क्या नाम है, सूरजपोल। तो 5 प्रमुख आंतरिक दरवाजे हैं। कौन कौन से दरवाजे हैं, दौलतपोल है, फतेहपोल है, रतनपोल है, ध्रुवपोल है, सूरजपोल है। अच्छा, ये वही सूरजपोल दरवाजा है जिस पर जयमल फत्ता की गजारूण प्रतिमाएं हैं। जयमल व फत्ता की गजारूण प्रतिमाएं, गज पर बैठे जो प्रतिमाएं हैं जयमल पत्था की, वो कहां पर है, सूरजपोल दरवाजे पर है, जो जूनागढ़ दुर्ग में एक आंतरिक दरवाजा है, जो एक आंतरिक दरवाजा है। और ये वही सूरजपोल है जिस पर पीले पत्थरों पर रायसिंह प्रशस्ति लिखी हुई है, रायसिंह प्रशस्ति लिखी हुई है। आप अगर मेरी क्लास ध्यान से ले रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि रायसिंह प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है। मैं इसके बारे में प्रशस्तियों की जब क्लास रही थी तो मैं बता चुका था। तो आप मुझे बताइए कि रायसिंह प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट्स में जवाब दीजिए। कहां पर स्थित है, सूरजपोल पर स्थित है। जयमल व फत्ता की गजारूण प्रतिमाएं सूरजपोल पर स्थित हैं। इसमें 2 प्रमुख दरवाजे हैं, पूर्वी को कर्णपोल कहा जाता है, पश्चिमी को चांदपोल कहा जाता है। 5 आंतरिक दरवाजे हैं जिनमें दौलतपोल, फतेहपोल, रतनपोल, ध्रुवपोल और सूरजपोल हैं। तो कौन सा दरवाजा, कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग। चलिए साहब इसके बारे में अन्य जो जानकारियां हैं उनको भी हम लिखते हैं और समझते हैं। कंप्लीट करते चलिए क्लास को नोट्सों के साथ। मैं आपसे फिर कहूंगा, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप नोट्स बनाइए। नोट्सों से आपने जो क्लास ली है, जो जानकारी आप इस क्लास के अनुसार पढ़ रहे हैं, वो आपके दिमाग में स्थिर रहेगी। अपनी क्लासों में हम अन्य जानकारियों की हम बात कर लेते हैं जूनागढ़ दुर्ग में, कि जूनागढ़ दुर्ग में क्या क्या दर्शनीय स्थल हैं, कौन कौन से महल पाए जाते हैं, कौन कौन से तालाब प्रमुख हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जूनागढ़ दुर्ग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर लालगढ़ महल पाया जाता है। मैं आपको महलों के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन सा महल किसके द्वारा बनवाया गया है, निर्माण करवाया गया है। कुछ महलों की जो प्रमुख जो महल हैं, प्रमुख जो छत्रियां हैं, प्रमुख जो समाधियां हैं, प्रमुख जितने भी खंभों की छत्रियां हैं, उन सबको हम अलग क्लास में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर केवल जो में नाम आ जाए उनको आप लिखते रहना, बाकी का छत्रियों के बारे में, महलों के बारे में एक अलग क्लास रहेगी, या 1-2 क्लासेस जो हमारी रहेंगी उनमें आपको महलों के बारे में अलग से अध्ययन करवाऊंगा। तो चलिए, लालगढ़ महल कहां पर स्थित है, जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। अच्छा, इसका निर्माण किसने करवाया है, तो गंगा सिंह ने।
किसने करवाया है? गंगा सिंह ने करवाया है। निर्माण किसने करवाया है? गंगा सिंह ने। मैंने कोष्टक में नाम लिखा है तो आप याद रखिए, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? गंगा सिंह। इसके पिताजी थे, नाम था लाल सिंह, उनकी याद में इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जिसे लालगढ़ महल कहा जाता है। ठीक है ना साहब। बात करते हैं अनूप महल। बात करते हैं अनूप महल। अनूप महल का निर्माण अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया है। नाम के अनुसार याद रखिए, इसका जो निर्माण करवाया गया है वो किसके द्वारा करवाया गया है? अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया है। इसका निर्माण कब करवाया गया था? तो 1669 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू हुआ था। ठीक है ना भाई। और बताया जाता है कि बीकानेर के बीकानेर के शासकों का जो राज्य तिलक होता है, शासकों का जो राज्य तिलक होता है यानी कि राज्य अभिषेक होता है, वो कहां पर होता है? तो अनूप महल में होता है। कहां पर होता है? अनूप महल में बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता है। इसका निर्माण महाराजा अनूप सिंह के द्वारा 1669 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया गया था। जबकि बात करें पूरा कब हुआ था, तो लगभग 1698 तक ये जाकर के पूरा हुआ था। ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई। कौन सा महल रहा? अनूप महल। अन्य महलों की बात कर लेते हैं। यहां पर फूल मंदिर महल, फूल मंदिर महल व गज महल भी स्थित है। यहां पर फूल मंदिर महल और गज महल स्थित है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ का जो प्रमुख क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पक्षियों का जो सजीव चित्रांकन है, पक्षियों का जो सजीव चित्रांकन है वो कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है फूल मंदिर महल और गज महल में किया गया है। ठीक है ना भाई। पक्षियों का जो सजीव चित्रांकन है जो जूनागढ़ दुर्ग के किस महल में पाया जाता है? तो वो फूल मंदिर महल व गज महल में। और शीशे से इस महल को बनवाया गया है। यानी कि इन महलों को जो बनवाया गया है वो किससे बनवाया गया है? शीशे की बारीक कटाई से। शीशे की बारीक कटाई से इन महलों को बनवाया गया है। कौन कौन से महल है? फूल मंदिर महल है और गज महल है। चलिए बात करते हैं, इसको गज मंदिर महल भी आप बोल सकते हैं, गज मंदिर महल या फूल मंदिर महल। अगला जो महल है वो है कर्ण सिंह महल। अगला जो महल है वो है कर्ण सिंह महल है। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो अनूप सिंह के द्वारा करवाया गया था, पिता कर्ण सिंह की याद में। इसका जो निर्माण करवाया गया है वो अनूप सिंह के द्वारा अपने पिता कर्ण सिंह की याद में कर्ण सिंह महल का निर्माण करवाया गया है। चलिए बात करते हैं, यहां पर सरदार बिलास महल है। यहां पर सरदार बिलास महल है। कौन से दुर्ग में पाया जाता है सरदार बिलास महल? जूनागढ़ दुर्ग में पाया जाता है। और जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर में है। यहां पर दलेर निवास महल है। यहां पर दलेर निवास महल है। ठीक है ना। फूल मंदिर महल की हम बात कर चुके हैं। दलेर निवास महल यहां पर पाया जाता है। सरदार बिलास महल यहां पर पाया जाता है। चंद्र महल यहां पर पाया जाता है। विक्रम विलास महल यहां पर पाया जाता है। चंद्र महल, विक्रम विलास महल, विक्रम विलास महल, ये सब कहां पर स्थित हैं? जूनागढ़ दुर्ग में है। और जूनागढ़ दुर्ग कहां है? बीकानेर में है। जूनागढ़ दुर्ग कहां है साहब? बीकानेर में है। चलिए बात करते हैं तालाबों की। यहां पर दो तालाब है प्रमुख, दो अथाह जल स्रोत जिनको कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें रामसर और रानीसर नाम के, रामसर और रानीसर नाम के दो अथाह जल स्रोत पाए जाते हैं? कौन सा दुर्ग है? जूनागढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साहब? जूनागढ़ दुर्ग है, जहां पर रामसर व रानीसर नाम के दो अथाह जल स्रोत पाए जाते हैं। ठीक है ना साहब। बात करते हैं, यहां पर एक तालाब है जिसे सूर सागर कहा जाता है। यहां पर एक तालाब है जिसे सूर सागर कहा जाता है, जिसका निर्माण सूर सिंह के द्वारा करवाया गया था। सूर सागर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? सूर सिंह के द्वारा करवाया गया है। यहां पर मुख्य क्वेश्चन क्या बनता है कि 15 अगस्त 2008 को, एक एक चीज लिखते चलिए, समझते चलिए साथ में। यहाँ का जो मूल क्वेश्चन है वो ये बनता है कि 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? वसुंधरा राजे सरकार के द्वारा जीर्णोद्धार
जीर्णोद्धार करवाकर नौकायन शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? नौकायन शुरू किया गया। तो क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा तालाब है जहां पर 15 अगस्त 2008 को वसुंधरा राजे सरकार ने नौकायन व्यवस्था शुरू की। तो वो सूरसागर तालाब है जो सूर सिंह के द्वारा बनवाया गया था। और कहां पर स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। और जूनागढ़ दुर्ग कहां है? तो बीकानेर में स्थित है। ठीक है ना साहब। बात करते हैं, यहां पर एक संग्रहालय है, यहां पर एक संग्रहालय है जिसमें मैंने आपको बताया था शस्त्रागार भी है। तो वहां पर शस्त्रों को भी रखा गया है दिखाने के लिए लोगों को। यहां पर एक संग्रहालय म्यूजियम है। संग्रहालय में शस्त्रों के साथ लगभग 1000 वर्ष पुरानी सरस्वती माँ की मूर्ति है। ठीक है ना भाई, सरस्वती की मूर्ति है। और कहां पर स्थित है? तो जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। और कहां है? तो संग्रहालय में। जूनागढ़ दुर्ग के स्थित संग्रहालय में शस्त्रों के साथ साथ लगभग 1000 वर्ष पुरानी सरस्वती माता की मूर्ति पाई जाती है जो यहाँ के संग्रहालय में रखी हुई है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ बुर्ज पाए जाते हैं। उन बुर्जों का नाम क्या है? देखिए साहब, 2 प्रमुख बुर्ज हैं जिनका क्वेश्चन बन सकता है कि इस दुर्ग के प्रमुख बुर्जों के नाम बताइए। तो पहला बुर्ज है चीनी बुर्ज, नाम याद रखना। ये जो बुर्ज है वो किस नाम से है? चीनी बुर्ज नाम से है। और दूसरा जो प्रमुख बुर्ज है उसका नाम है सुनहरी बुर्ज। तो क्वेश्चन बन जाते हैं कि सुनहरी बुर्ज और चीनी बुर्ज राजस्थान के किस दुर्ग में पाए जाते हैं? तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में जो स्थित है वहां पर चीनी बुर्ज और सुनहरी बुर्ज नाम के 2 बुर्जों की स्थिति है। ठीक है ना साहब। आगे चलते हैं, और 1-2 चीजें मैं जो आपको बताने जा रहा हूं इसमें। चलिए पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी का आप नोट्स बना रहे हो तो इससे अच्छा कुछ नहीं है आपके साथ। देखिए नोट्स बनाना बहुत ही फायदेमंद है क्लास लेते समय। अगर आप नोट्स बना रहे हैं और क्लास को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो बाद में आपको कभी कोई क्लास लेने की जरूरत दुर्गों में नहीं पड़ेगी। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अच्छी जानकारी के साथ आपको पूरी क्लासेस कंप्लीट करा रहा हूं। तो देखिए और क्या क्या पाया जाता है यहाँ पर छत्र निवास महल है। यहाँ पर एक महल पाया जाता है जिसका नाम क्या है? छत्र निवास महल है। क्या नाम है? छत्र निवास महल है। अगर इस महल की हम बात करें तो यहाँ पर एक तो यह लकड़ी से बना हुआ है, दूसरा यहाँ पर रामलीला का सजीव चित्रण है। रामलीला का सजीव जो चित्रण है वो कहां पर पाया जाता है? छत्र निवास महल पर पाया जाता है। कहां स्थित है? जूनागढ़ में। सजीव चित्रों को लेकर के हमने पक्षियों के सजीव चित्रांकन की बात अभी की थी जो फूल मंदिर महल में और गज मंदिर महल में पाए जाते हैं, यानी कि छापा गया है उन चित्रों को। ठीक है ना, चित्रांकन किया गया है। चलिए बात करते हैं इसमें, यानी कि जूनागढ़ दुर्ग में हर मंदिर महल नाम का भी एक महल पाया जाता है। क्या नाम का है? हर मंदिर महल नाम का प्रमुख महल है। बताया जाता है कि यहाँ पर राजकीय विवाह किए जाते हैं। देखिए ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको करें कैसे, और समझ में नहीं आता कि हमने पढ़ा है, दुर्ग पूरा पढ़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन कहां से आ गया अभी कंफर्म ही नहीं हो पा रहा है कि ये है तो सही। हमने पढ़ा है भाई, हर मंदिर महल पढ़ा है, हमने छत्र निवास महल पढ़ा है, फूल मंदिर महल पढ़ा है, सरदार बिलास महल पढ़ा है, इतने सारे महल हमने जूनागढ़ दुर्ग में पढ़े, लेकिन छोटी मोटी लाइन आ जाएगी कि बताइए ये कहां होता है। तो याद रखिए कि राजकीय विवाह हुआ गणगौर का आयोजन, राजकीय विवाह व गणगौर का आयोजन जो होता है वो कहां पर होता है? हर मंदिर महल में होता है। कहां स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। यहां पर मोती महल भी पाया जाता है। इस दुर्ग में एक महल और है जिसको किस नाम की संज्ञा दी गई है? मोती महल नाम की संज्ञा दी गई है। यहां पर हैरम
गणपति यानी कि सिंह पर सवार गणेश, शेर पर सवार गणेश प्रतिमा है। शेर पर सवार जो गणेश प्रतिमा है वो किस दुर्ग में स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसे हैरम गणपति के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा दुर्ग रहा जूनागढ़ दुर्ग। जितनी भी जानकारियां हैं एक एक जानकारी को लिखते चलिए। चलिए अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। उम्मीद है आपको ये दुर्ग अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। लिखते चलिए, साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। और अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है और आपको लग रहा है कि आपके लेवल यानी कि आप जो तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये जो जानकारियां हैं आपके लिए उचित साबित होंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। चलिए साहब चलते हैं आगे की क्लास, आगे का दुर्ग पढ़ते हैं। अगला जो दुर्ग है वो दुर्ग है जालौर दुर्ग। अगला जो दुर्ग है वो दुर्ग कौन सा है? जालौर दुर्ग है। और जालौर दुर्ग कहां स्थित है? तो जालौर में। जालौर दुर्ग कहां स्थित है? तो जालौर में स्थित है। कहां स्थित है? जालौर में। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो कनकांचल पहाड़ी। कनकांचल पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। कौन सा दुर्ग है? जालौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? जालौर दुर्ग। देखिए अच्छे ढंग से इसका अध्ययन करते हैं। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? अगर इसके निर्माणों की हम बात करें तो जालौर दुर्ग के निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी प्रमाणिक नहीं है। किसी भी जानकारी को सही ढंग से माना नहीं गया है। और जो जानकारी प्रमाणिक नहीं होती है अधिकतर उनके क्वेश्चंस कभी भी पेपर में आते नहीं हैं। लेकिन फिर भी अगर बन जाते हैं तो जो नाम जालौर दुर्ग को बना करके आएगा उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए पहले इस दुर्ग का निर्माण यानी कि सर्वप्रथम जो निर्माण किया गया वो किया गया परिहारों के द्वारा। अच्छा, इसका मतलब कोई नाम नहीं आया अभी हमारे सामने। परिहारों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जालौर दुर्ग का सर्वप्रथम। फिर एक नाम बनता है गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा। तो गुर्जर प्रतिहारों में जिस व्यक्ति का नाम मिलता है वो है नागभट्ट प्रथम। के नागभट्ट प्रथम ने जालौर दुर्ग का कुछ ना कुछ निर्माण जरूर करवाया था। तो व्यक्ति कौन है? गुर्जर प्रतिहारों का शासक है नागभट्ट प्रथम। यानी कि पहला नाम जालौर दुर्ग को बनाने के लिए हमको मिला तो वो कौन है? नागभट्ट प्रथम है। देखिए एक लाइन में आपको और बता देता हूं कि इसमें यह भी बताया गया है कि 10वीं शताब्दी में मंजू परमार व धारावर्ष के द्वारा इसका निर्माण पूर्ण हुआ। तो अब 4 लोग मिल गए इसके निर्माण में हमको, ठीक है ना भाई। तो इसलिए इसके निर्माण के बारे में प्रमाणिक तथ्य नहीं है। कई जो इतिहासवेत्ता रहे हैं जिन लोगों ने इनके बारे में चर्चा की है दुर्गों के बारे में, तो उनको लेकर के उन्होंने अपने अलग अलग मत रखे हैं। लेकिन फिर भी माना जाए तो सबसे पहले इस दुर्ग का निर्माण गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम के द्वारा करवाया गया था। फिर 10वीं शताब्दी में मंजू परमार और धारावर्ष परमार के द्वारा भी इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है। कौन सा दुर्ग है? जालौर दुर्ग। अब मुझे लगता है कि आपकी जो समस्या है वो इसमें क्लियर हो गई होगी। आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जालौर दुर्ग के निर्माण को लेकर के तो इनमें से कोई एक ही शासक दिया जाएगा, और अगर अलग दिया जाता है तो आप जानते हैं कि क्वेश्चनों को डिलीट मतलब गलत साबित करके क्वेश्चनों को हटा दिया जाता है। तो चलिए उपनामों की बात करते हैं। क्या क्या उपनाम इसको दिए गए हैं? इसको कनकांचल किला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो नॉर्मल सी बात है भाई साहब, ये कहां पर बना हुआ है? कनकांचल की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके कारण इसको क्या कहते हैं? कनकांचल का किला भी कहा जाता है। इसको भी सुवर्णगिरी कहा जाता है। इस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है। इस किले को सोनगिरी भी कहा जाता है। अच्छा, ये कौन सी नदी के किनारे है? तो सुकड़ी नदी के किनारे। याद रखिए ये जो दुर्ग है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? कौन सी नदी के किनारे पर बना हुआ है? तो सुकड़ी नदी के किनारे पर बना हुआ है। अब इसको कनकांचल किला कहते हैं तो हम इसको कनकांचल गिरी भी कह सकते हैं।
भाई पहाड़ी और गिरी में कोई अंतर है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बन जाता है कि साहब कांचन गिरी किसको कहा जाता है, तो जालोर दुर्ग को कहा जाता है। कांचन गिरी किसको कहा जाता है, कांचन गिरी भी कह सकते हैं इसको, कांचन गिरी। कांचन गिरी भी किसको कहा जाता है, जालोर दुर्ग को कहा जाता है। जावालीपुर किसको कहा जाता है, जावालीपुर किसको कहा जाता है, जालोर दुर्ग को कहा जाता है। जालंधर नाथ की तपोस्थली किसको कहा जाता है, तो जालोर दुर्ग को जालंधर नाथ की तपोस्थली। जालंधर नाथ कोई नाथ संप्रदाय के गुरु रहे जिनकी तपोस्थली व गुफा दोनों कहां है, जालोर दुर्ग में है, जालोर दुर्ग के पास है। इसी के कारण इसको जालंधर नाथ की तपोस्थली भी कहा जाता है। कौन से दुर्ग को कहा जाता है, जालोर दुर्ग को इन संज्ञाओं के नाम से जाना गया है। चलिए साहब आगे चलते हैं। तो जालंधर नाथ की तपोस्थली है, जावालीपुर है, कांचनगिरी है, कनकांचनगिरी है, कनकांचन किला है, सुवर्णगिरी है, सोनगिरी है, और कहां पर है, सुकड़ी नदी के किनारे है। कहां पर है, सुकड़ी नदी के किनारे पर है। चलिए एक एक बात को इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला व्यक्ति हसन मिजामी, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हसन मिजामी, और इसने एक किताब लिखी है जिसका नाम है ताज उल मासिर। नाम याद रखना, इसकी किताब का ताज उल मासिर नाम की किताब है, जो हसन निजामी ने लिखी है। और इस व्यक्ति ने जालोर दुर्ग की जो तारीफ करते हुए कहा है कि ये ऐसा दुर्ग है जिसके कोई आज तक द्वार नहीं खोल सका है। ऐसा दुर्ग है जिसके कोई भी आज तक द्वार नहीं खोल सका, या जिसके द्वार कोई भी आज तक नहीं खोल सका, द्वार नहीं खोल सका। किस दुर्ग के बारे में कहा गया है, जालोर दुर्ग के बारे में कहा गया है। किसने कहा है, हसन मिजामी ने कहा है। किसने कहा है, हसन मिजामी, निजामी कुछ भी है, यही है हसन मिजामी, इसका असली नाम है। तो हसन निजामी ने पुस्तक लिखी है ताज उल मासिर। इसमें इस बंदे ने कहा है कि ये ऐसा दुर्ग है जिसके कोई भी आज तक द्वार नहीं खोल सका है। चलिए बात करते हैं। आपने जब गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था तो एक व्यक्ति का जो प्रमुख शासक था उसका नाम पढ़ा था वस्त्रराज। मैंने पढ़ाया है, गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे अच्छी ढंग से क्लास ली गई है, आप इतिहास में जाकर के उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए वस्त्रराज की हम बात कर लेते हैं। इनके समय इनका एक कवि था जिसका नाम था उद्योतन सूरी। क्या नाम था, उद्योतन सूरी। वहां भी बताया था, यहां भी बताया हूं कि इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है कुवलय माला। बहुत अच्छी पुस्तक इसलिए है क्योंकि कई बार इसके क्वेश्चन बन चुके हैं। अच्छी नहीं तो सारी पुस्तकें अच्छी हैं, लेकिन कुवलय माला पर क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यह किसके द्वारा लिखी गई है, उद्योतन सूरी के द्वारा लिखी गई है। और कहां लिखी गई है, तो जालोर दुर्ग में लिखी गई है। कहां लिखी गई है, जालोर दुर्ग में लिखी गई है। चलिए बात करते हैं। 1311 ईस्वी में यहां पर कान्नड़ देव चौहान का शासन था। कान्नड़ देव चौहान का, ठीक है ना। कान्नड़ देव चौहान के बारे में चौहान वंश की क्लास आप जाकर के देख सकते हैं, जालोर के चौहानों की, और तब इसके बारे में आप वहां से अध्ययन कर सकते हैं। और अच्छे ढंग से मैंने इनको बताया है। लेकिन फिर भी आप याद रखिए कि कान्नड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी में जो एक नालायक शासक था खिलजी वंश का, एक नंबर का कमीना शासक रहा जिसने राजपूतों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया, उनकी संस्कृति को। कहां से आ रही बड़ी चिड़िया की आवाज भाई, इसको भगाओ भाई। हाँ चलिए। तो 1311 ईस्वी में कान्नड़ देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के साथ आपस में युद्ध हुआ। अलाउद्दीन खिलजी उस युद्ध को जीता था और जीत करके इसने इसका नाम रखा था, दुर्ग का नाम जलालाबाद। तो याद रखिए कि कौन से दुर्ग का नाम जलालाबाद राजस्थान में रखा गया है, तो जलालाबाद जिसका नाम रखा गया है वो दुर्ग है जालोर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, जलालाबाद जिस दुर्ग का नाम रखा गया है वो दुर्ग कौन सा है, जालोर दुर्ग है। किसके द्वारा रखा गया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया है। कान्नड़ देव चौहान का पुत्र बीरम देव था,
ठीक है ना भाई। वीरमदेव वो था जिसको अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा प्रेम करती थी, ऐसा कई इतिहासकारों ने लिखा है। जो भी कहानी है आप उसमें जाकर के देखिए। हमारे वैसे ही बहुत दुर्ग हैं, क्लासें बहुत अधिक हो रही हैं हमारी, फिर भी हमको इनको पढ़ना है। तो मूल जो बात वो ये है कि जालौर दुर्ग का नाम जलालाबाद रखा गया 1311 में, अलाउद्दीन खिलजी ने रखा। और जब ये नालायक यहाँ था तो इसने यहाँ पर एक मस्जिद बनवाई जिसे तोप खाना मस्जिद या तोप मस्जिद कहा जाता है, जिसे तोप खाना मस्जिद या तोप मस्जिद कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित मस्जिद कहां पर स्थित है? जालौर दुर्ग में। कहां पर स्थित है? जालौर दुर्ग में। क्या का नाम है उसका? तोप खाना मस्जिद या तोप मस्जिद। 1311 में जीतने के बाद इस नालायक ने इधर बनवाई थी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। चलिए साहब, आप स्क्रीनशॉट जो भी क्लास लेते रहिए, मैं इसको मिटा देता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्लासों को पहुंचाइए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जालौर दुर्ग की कुछ अन्य जानकारियों के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या स्थित है यहाँ पर। तो हमने सबसे पहले बात की तोप मस्जिद की, वहीं से शुरू कर लेते हैं जो लास्ट में हमने लिखा। तोप मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। चलो केवल नालायक लिख दूं इसको, चलो छोड़िए। तो मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई थी। ये क्या थी? पहले राजा भोज की संस्कृत पाठशाला। राजा भोज की संस्कृत पाठशाला थी, जिसको तोड़वा करके इस कमीने ने से क्या बनवाया था? तो मस्जिद का रूप दिलवाया था। किसने दिलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दिलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसको मस्जिद का रूप दिलवाया था। चलिए आगे चलते हैं। क्या क्या पाया जाता है? परमार कालीन कीर्ति स्तंभ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई पेपरों में इसको बार बार पूछा गया है। तो परमार कालीन जो कीर्ति स्तंभ है, क्योंकि कीर्ति स्तंभ की बात सुनते हम डायरेक्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग चले जाते हैं, लेकिन परमार कालीन जो कीर्ति स्तंभ है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? परमारों के द्वारा बनवाया गया है। कहां पर बनवाया गया है? तो जालौर दुर्ग में इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर है। चामुंडा माता का मंदिर है। यहाँ पर जोग माया माता का मंदिर है। यहाँ पर कौन कौन सी माता का मंदिर है? चामुंडा माता का मंदिर है, जोग माया माता का मंदिर है, जालौर दुर्ग में स्थित है। यहाँ पर जालंधर नाथ की छतरी भी है। भाई वही जालंधर नाथ जिसके बारे में अभी हमने अध्ययन किया था। जालंधर नाथ की छतरी भी है। यहीं पर जालंधर नाथ की गुफा भी है। इसी के कारण इसको जालंधर दुर्ग, जालंधर नाथ की तपोस्थली की संज्ञा जालौर दुर्ग को दी जाती है। जालंधर नाथ संप्रदाय के प्रमुख गुरु रहे थे। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर शिव मंदिर स्थित है। शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर 2 बावड़ियां पाई जाती हैं। अगर पूछा जाए कि जालौर दुर्ग में बावड़ियों की संख्या कितनी है, तो 2 बावड़ियां हैं। कितनी संख्या है? 2 बावड़ियां हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पर संत मलिक शाह की दरगाह, अच्छा क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। संत